पाकिस्तान को बनाने की जो डिमांड है जो 1940 से दुनिया में आई, वो डिमांड को अपोज करने वाली मुस्लिम पार्टीज ज़्यादा थी जी। सपोर्ट में सिर्फ मुस्लिम लीग। महादेव देसाई जो कि गांधी जी के हमारे सेक्रेटरी होते थे और जिन्होंने बेसिकली सारी किताबें भी लिखी हैं, डे टू डे भी लिखा है, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है जब मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट बने तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग वगैरह की तरफ से कहा गया टोकन टोकन टोकन, जैसे आज भी कहा जाता है। तो महादेव देसाई ने ये लिखा कि आप टोकन कह रहे हैं जिस आदमी को, ये कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आदमी अंग्रेजों का बागी तब से है जिस जमाने में महात्मा गांधी अंग्रेजों के हिमायती थे। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बाद में आज के टाइम में जो चीज डेवलप हुई है आयुष, आयुर्वेद प्लस यूनानी का वो कंसेप्ट है, उसमें खैर बाद में होम्योपैथी वगैरह भी है, सिद्धा वगैरह, लेकिन उसमें अगर आप बात करें तो ये वही कंसेप्ट है जो हकीम अजमल खान ने दिया था कि मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल, इनके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी 47-48 के आसपास। बहुत से राइट अप ऐसे हैं जिस पे हम लोगों ने बात की, लेकिन एक राइट अप ऐसा लगा जिससे मैं भी पूरी तरीके से मुझे लगा कि शायद मैं अग्री नहीं करता हूँ आपके उस व्यू पॉइंट से। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट सीरीज के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री पे। आज के दौर में आप देखते होंगे कि हर वक्त हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। किसी भी दिन का आप अखबार उठा के देख लीजिए तो आप पाएंगे कि पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर हिस्ट्री के किसी न किसी मुद्दे को उखाड़ा जाता है, उस पर डिबेट की जाती है। ये भी कहें कि हिस्ट्री को कहीं ना कहीं वेपनाइज कर दिया गया है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, जिसके ज़रिए पोलराइजेशन किया जा रहा है। ऐसे दौर में बहुत ज़रूरी है कि सही हिस्ट्री हमारे सामने आए और सही हिस्ट्री पे हम बात कर सकें। ऐसे ही कोशिश करने वाले एक हमारे बहुत अच्छे हिस्टोरियन साकिब सलीम साहब आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इनका देता हूं, उसके बाद ये खुद अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। साकिब सलीम साहब की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के तालीम से हुई, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने अपने शौक को, पैशन को फॉलो करते हुए, जिस पे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आज के दौर में पैशन कौन फॉलो कर पाता है, लेकिन पैशन को फॉलो करते हुए इन्होंने आगे हिस्ट्री को परसू किया। जेएनयू से मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने मास्टर्स किया और इसके अलावा अलग अलग म्यूजियम्स को क्यूरेट करने में, चाहे लाल किला हो, चाहे जलियांवाला बाग हो, जो बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे म्यूजियम्स के, उसे क्यूरेट करने में इन्होंने अहम रोल निभाया। साकिब सलीम भाई से आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे बातों पे, बहुत सारी ऐसी कहानियों पे जो आप सुनते होंगे व्हाट्सएप अंकल के द्वारा। तो उसमें से क्या फैक्ट है, क्या मिथ है, क्या कहानी है, क्या सच है, क्या झूठ है, इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। बस आपको ये लंबा पॉडकास्ट ज़रूर होने वाला है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप जानेंगे जो जानना आपके लिए ज़रूरी है इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दौर में। तो साकिब भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं बहुत खैर मकदम करता हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं आप आज हमारे लिए वक्त निकाल के यहाँ पे आए। शुक्रिया बहुत बहुत, और सभी को मेरा सलाम। और आप बताइए क्या बात कर सकते हैं हम। साकिब भाई, सबसे पहला तो सवाल यही करेंगे ताकि थोड़ा ब्रीफली जो मेरे ऑडियंस है वो आपको थोड़ा और जान जाए कि किस तरीके से आपकी एकेडमिक्स में शुरुआत हुई और उसके बाद आपकी ये हिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे आया। अगर मेरी अपनी बात की जाए तो मुजफ्फरनगर एक छोटा सा शहर है, दिल्ली के पास ही है, 130 किलोमीटर पड़ता है। मैं वहाँ पर रहता था और पहली से लेकर 10वीं क्लास तक मैं वहीं पर पढ़ा। और मतलब पढ़ने में अच्छे होते हैं जो लोग, जिनकी साइंस वाइंस अच्छी होती है, आमतौर पर वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब्बा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, लेकिन हमें शायद डायग्राम बनाने से बहुत डर लगता था। तो डायग्राम बनाने से बचने का एक तरीका अब साइंस वालों के पास ये है कि वो बायोलॉजी से दूर हो जाएं। तो हम बायोलॉजी से, वैसे बायोलॉजी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन बायोलॉजी से मैं दूर हुआ इस तरीके से। तो बायोलॉजी से मैं दूर हुआ और मैंने अपनी मैथ्स को पकड़ा और उसके बाद मैं अलीगढ़ में +2 में ही चला गया था। फिर अलीगढ़ में ही मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। फिर उसी दौरान मेरा इंटरेस्ट, या उससे पहले से मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी की तरफ गया। तो यूपीएससी की मैं साथ साथ तैयारी कर रहा था और उसी दौरान मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते ही
मेरा यूपीएससी का प्री निकला उसी साल, मेंस भी हुआ और इंटरव्यू दिया और लेकिन ना हो सका। जी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि थोड़ी और तैयारी की जाए। जी। इसी तैयारी के दौरान हमारे एक दोस्त थे विनाश त्रिपाठी, हमारे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही साथी थे। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन जब हम तैयारी अगले एग्जाम की यूपीएससी के कर रहे थे, हमसे कहा जेएनयू के फॉर्म आए हुए हैं। और कसम खाने की बात है कि मुझे जेएनयू का सिर्फ नाम पता था, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविज्म के नाम का। अच्छा। पॉलिटिकली भी कोई बहुत ज्यादा मुझे उसके बारे में नहीं पता था। जी। उसने बड़ी तारीफ की, उसने कहा कि मुझे भी एमए इकोनॉमिक्स करना है आपका, मैं वहां का फॉर्म भरवाता हूँ। आखिरी डेट पे उसने मेरा फॉर्म भरवाया, हमें अभी भी याद है, अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन पर जो पोस्ट ऑफिस होता है उस पे आखिरी दिन रात में हमने पोस्ट किया। और एमए इकोनॉमिक्स और एमए हिस्ट्री 2 के लिए हमने दाखिले का फॉर्म डाला। उसकी ख्वाहिश थी उस लड़के की कि मैं एमए इकोनॉमिक्स में लूं, लेकिन एमए इकोनॉमिक्स में जब जिस दिन इम्तिहान था, मैं दिल्ली में ही था, वो अलीगढ़ में था, उसने कॉल किया, उसने कहा कैसा हुआ एग्जाम? मैंने कहा मैं देने ही नहीं गया। अच्छा। उसने कहा, वो बड़ा चिल्लाया, कहने लगा साकिब भाई आप समझते नहीं है, ये है वो है। जी। मैंने कहा ठीक है। जी। अगले दिन था मॉडर्न हिस्ट्री, ये एमए का एग्जाम। जी। एमए हिस्ट्री का, एमए यहाँ पे 3 होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। जी। तो इसका एग्जाम था। उसने मुझे सुबह सुबह फोन करके जगा दिया, हंगामा किया, जाइए आप एग्जाम देने जाइए। मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में एग्जामिनेशन सेंटर था, मैं वहां पहुंचा। इंजीनियर लोग हैं, जो लोग इंजीनियर होंगे वो ये बात जानते हैं कि इंजीनियरिंग वालों को एंट्रेंस एग्जाम का मतलब पता होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा। यानी कि एक क्वेश्चन होगा, 4 आंसर होंगे। अच्छा। हम भी पहुंच गए, जेब में एक पेन था, हमें उम्मीद थी कि भाई कितना पेन लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। तो हम वहां पहुंचे और हमने देखा कि कॉपियां बट रही हैं। कॉपियां बटी और कॉपियां बटने के बाद वहां पर जो सवाल थे, सवाल में पहला सवाल था कि एक लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर लिखना है, शायद 3000 वर्ड की लिमिट पर। और उसमें जब हमने उसे पढ़ा तो हमें एक सवाल पर हमारी नजर गई जिसमें नेशनलिज्म लिखा हुआ था। अब नेशनलिज्म लिखा हुआ था, आगे पीछे क्या था अभी मुझे याद नहीं है। नेशनलिज्म की हमें ज्यादा थ्योरीज भी तब नहीं पता थी, बेनेडिक्ट एंडरसन वगैरह हमने नहीं पढ़े थे। तो हमने जैसे ही उसे देखा तो थोड़ा बहुत सोचा, फिर हमने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, एक शेर लिखते हैं। तो अल्लामा इकबाल की एक नज्म है वतनियत, जिसका एक मशहूर शेर है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरा है इसका है वो मजहब का कफन है। हमने वो लिखा, उसका तर्जुमा लिखा, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया, फिर इसके बाकी अशार लिखने शुरू किए, उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन सब चीज़ों को दुनिया में जो आज के वक्त में चलता है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया प्रॉब्लम, या फिलिस्तीन इजराइल प्रॉब्लम, या फिर इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम, उन सब के पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालते हुए, प्रेजेंट न्यूज को मिक्स करते हुए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते हुए प्रेजेंट न्यूज बहुत पता थी। तो ये सारे काम करते हुए और इख्तिताम हमने इसका किया साहिर लुधियानवी पर, जिन्होंने एक गीत में ये किया है कि भाई मालिक ने तो बनाई थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमने उस पर खत्म किया, उसका तर्जुमा लिखा, ये खत्म हुआ। फिर दूसरा एक और सवाल जो छोटा लिखना था, उसमें हमें एक वर्ड फेमिनिज्म दिखाई दिया, हमने फेमिनिज्म को पकड़ा। हमने कैफी आजमी की औरत को पकड़ा और कैफी आजमी की औरत के अराउंड हमने बुनना शुरू किया और हमने लिख दिया। बाहर हम निकले, त्रिपाठी साहब का कॉल आया। त्रिपाठी ने हमसे पूछा कि साकिब भाई कैसा हुआ एग्जाम? मैंने कहा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। उसने कहा क्या लिखा? मैंने कहा बस लिख दिया है। फिर कुछ दिन बाद त्रिपाठी साहब ने हमें कॉल किया, कहा आपको पता है रिजल्ट आ गया है और आपका हो गया है। अच्छा। हमने कहा अच्छा, अब क्या करना है? उसने कहा एडमिशन लेना है। हमने घर पे बताया कि एडमिशन लेना है। अब्बा ने हमारे से पूछा कि कितना पैसा लगेगा। पहला सवाल जो घर वालों का होता है कि आप पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा, तो हमने देख के बताया 179 रुपीज हमारी एडमिशन फी थी। हम गए, हमने वो एडमिशन लिया। तब तक भी यही था कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी पर ही हम टिके हुए थे। और हमने यूपीएससी उसके बाद एक बार ही बस और दिया, फिर हमने कभी यूपीएससी, और दूसरी बार भी हमने इंटरव्यू ही दिया। तो हुआ ये कि जब हम पहुंचे तो शायद 1 हफ्ता बीत चुका था। हमारे एक टीचर थे इंदिवर कामटेकर, वो एक कोर्स लेते थे जिसमें कि वो ये शो करना चाहते थे कि हिंदुस्तान आजादी जिसे कहता है वो बेसिकली कंटिन्यूटी है जी। और हिंदुस्तान की जो पहले जो हुकूमत थी जी। उसमें सिर्फ ये फर्क आया है कि उसमें गोरे रंग के लोगों के बजाय ब्राउन रंग के लोग आ गए हैं।
बाकी कुछ फर्क नहीं है। ये उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर ये था। तो उन्होंने पहली ही क्लास में खड़े हुए और उन्होंने बड़े आराम से हंस के सब लोगों से कहा कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज जा रहे थे उससे ठीक पहले वो यहाँ पे अपनी ताकत के उरूज पर थे, तब हिंदुस्तान में लगभग कितने अंग्रेज सिपाही मौजूद थे। और साथ में उन्होंने जोड़ दिया हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। किसी ने जवाब नहीं दिया, पूरी क्लास चुप, सब सोचने लगे। फिर उन्होंने हंस के कहा कि यार तुम लोग बीए करके आए हो, हिस्ट्री से मोटी मोटी किताब पढ़ के आए हो, तुम्हें ये नहीं पता, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं तुमने, बिपिन चंद्र आई है वो, तुम्हें ये नहीं पता। तो कहने लगे चलो छोड़ो, मैं तुम लोगों को ऑप्शन देता हूँ, इट वाज मोर देन 10 मिलियन और लेस देन 10 मिलियन। तो लोगों ने कहा लेस देन 10 मिलियन। फिर उन्होंने कहा इट वाज मोर देन 1 मिलियन और लेस देन 1 मिलियन। इस पर हमारी क्लास में एक आज के टाइम में तो काफी मशहूर नाम है, शर्जील इमाम साहब पीछे बैठे थे। वो अकेले थे जिन्होंने कहा लेस देन 1 मिलियन होगा। ठीक है, बाकी सब लोग इस पर भी उसमें थे, ज्यादातर ने कहा मोर देन 1 मिलियन होगा। फिर उन्होंने कहा तब भी कितना होगा, कोई कुछ ना बोल पाए। तो उन्होंने कहा कि एट द मैक्सिमम देयर वर नॉट मोर देन 90,000 सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। फिर उन्होंने कहा आप लोगों को क्यों नहीं पता था? उन्होंने कहा आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी उसमें ये चीज लिखी नहीं थी। इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि आपको हमें ये पढ़ाना है कि हमने अंग्रेजों से आजादी छीन के ली। अगर हम आपको ये बता देंगे कि 40 करोड़ आदमी थे और 90,000 से ज्यादा सिपाही तो कभी थे ही नहीं, तो आप कहेंगे तो हम गुलाम किसके थे? आपका दिमाग ये सोचेगा हमने फिर आजादी ली किससे जी। तो उन्होंने हमारे सामने नंबर्स रखे और पहली बार मैंने सोचा कि तो एक अजीब सी बात है और मुझे लगा कि अब मुझे हिस्ट्री ही पढ़नी है। अच्छा। ये वो वक्त था जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे हिस्ट्री ही पढ़नी है और हिस्ट्री भी मुझे पढ़ानी नहीं है, मुझे जाके नौकरी नहीं करनी है, मुझे लोगों के बीच जाना है। अच्छा। फैक्ट्स के साथ जाना है, फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है और ऐसी चीजें जो कि हम सोचते नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। जो कम से कम मुझे ऐसा लगे कि हमें नहीं पता था। तो वैसे आपने कहा कि आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, लेकिन आपके आंसर का जो आपने बताया है पूरा खाका, उससे लग रहा है कि तैयारी तो थी आप। नहीं, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। हमें तो कसम से हमें तो इस बात पे भी वो था कि हो सकता है पेन बीच में खत्म हो जाए। चलिए, बहरहाल अगले सवाल पे आते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि जब आपकी शुरुआत हुई हिस्ट्री में, इसके बाद आपने सीरियसली चीज़ों को देखा और जैसा अभी आप अपने जवाब में एंड कर रहे थे कि हिस्ट्री में इतने लेयर्स हैं और उसी लेयर में से एक लेयर कोई सामने रख दिया जाता है जो आप डिसजॉइंटेड नहीं समझ सकते। अगर आप एक चीज को उठाएंगे, उसको एज इट इज देखेंगे, तो वो आप हिस्ट्री के आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको उसके लेयर्स में जाना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस बात में कई सारे सवालात हैं जिसको आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज जो हिस्ट्री को लेके वावेला मचा हुआ है, आप तो हिस्ट्री में मेरा ख्याल है काफ़ी साल गुजर चुके हैं आपको, लेकिन पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री को इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर दिया गया? हिस्ट्री ये सब्जेक्ट था, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि पब्लिक डिस्कशन का सबसे हॉट टॉपिक है। ये किस तरफ, ये ट्रेंड क्या है, किस तरफ जाता हुआ ट्रेंड है? पहले मैं एक्चुअली मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि हिस्ट्री पिछले कुछ टाइम में पॉलिटिसाइज हो रहा है। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही है, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज से कुछ साल पहले न्यूटन ने ये किया वो किया, तो इससे आपको फिजिक्स में आज की रिसर्च में कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पहला कैमरा किसने बनाया, तो आपकी आज की कैमरे की टेक्नोलॉजी जो आदमी बैठकर इन्वेंट करेगा या डेवलप करेगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यही होता है कि इससे हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स खड़े करते हैं। और मैं आपको इसे ऐसे बताऊंगा, आपके हिंदुस्तान में आपके पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है वो भारत की हिस्ट्री लिखना चाहते थे। चलिए आप थोड़ा सा और दूसरे तरफ देखिए, सावरकर जेल गए अंडमान निकोबार। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी 1857 की, जो जिसे गदर कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, म्यूटिनी, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से उसे पुकार रहे हैं, लेकिन उस पर उन्होंने किताब लिखी।
उसके अलावा भी हिंदुत्व की जो पूरी की पूरी एक थ्योरी है बाद में जेल के बाद जो लिखी गई, उसमें कभी टीपू पर किताब लिखी जा रही है, मतलब हर जगह वो हिस्ट्री ही है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं, अंग्रेज जब कॉलोनाइजेशन करने के लिए आए तो वो ये कहते हुए आए कि दुनिया में पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, हम डार्क एजेस में थे, हम सिविलाइज हो गए, अब हमारे ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है हम दुनिया को सिविलाइज करें। चलिए आप इसे छोड़िए, आप ज्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट को जब उठाते हैं, खुद आप एक मुसलमान हैं, आप अगर खुद अपने यहाँ रिलीजियस टेक्स्ट को देखें तो आपको ये बताया जा रहा है पहले ये पैगंबर हैं, फिर वो पैगंबर हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। हिस्ट्री का काम है लोगों को एक तरीके की एक आइडेंटिटी देना, उस आइडेंटिटी के अराउंड चीजें बुनना, और यही काम, और इसमें सच भी होते हैं और झूठ भी होते हैं। अब इस पर एक अलग बहस होगी कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, साबित कितना हो सकता है, कितना जानबूझ के झूठ बोला जाता है, कितना गलती से झूठ बोला जाता है, ये भी दो बातें। लेकिन हमेशा से काम इसका पॉलिटिकल है। और जिन लोगों को ये लगता है कि जो आज के टाइम में जिसे हम हिंदुत्ववादी हिस्ट्री कहते हैं, ये हिस्टोरिकल डिस्कोर्स बहुत नया है, उन्होंने भी चीजें नहीं पढ़ी हैं। जैसे ये जो ताजमहल पहले थी, जो महलिया मंदिर था, पुराना टेक्स्ट है सब कुछ, ये जो बात कही है पीएन ओक जैसे आदमी ने, एक्चुअली पीएन ओक ने ही ये शुरू की थी। पीएन ओक की अगर आप मजेदार चीज देखें तो ये आर्टिकल द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में 1970s में छपा है, जी बिल्कुल, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का था, जिसके एडिटर खुशवंत सिंह थे और जिसे पढ़ने वाले अमीर अंग्रेजी पढ़ने वाले मुसलमान थे, इंडियंस थे। ये बात ध्यान रखिए कि 1970s में अंग्रेजी पढ़ने वालों का तबका बहुत ही छोटा था, आपको बहुत एलीट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें नई नहीं हैं, ये सारी चीजें हमेशा से हैं, और ये अभी आपको इस वजह से ज्यादा लगता है कहीं ना कहीं, जो मेरा मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया हो गया है जी। तो पहले अगर किसी ने वो मैगजीन नहीं उठाई तो उसे नहीं पता चला, लेकिन अब हमारे हमेशा आंखों के सामने चीजें आ रही हैं। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। बहरहाल जो आपका जवाब है उससे मैं दो जगह मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है कि हिस्ट्री एक पॉलिटिकल, उसका यूज हमेशा रहा है और जाहिर है आज भी पॉलिटिकल यूज हो रहा है। और दूसरी एक अहम बात, एक अहम नुक्ता जो मुझे आपके जवाब से मिला कि सच और झूठ का नहीं पता है। तो अभी मसला पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और इसके अलावा भी जो आज चल रहा है उसमें कई बार जो झूठ का इस्तेमाल होता है वो एक मसले का इशू है। तो पहले झूठ की बात करते हैं, या इस पे आप पर्सपेक्टिव बताइए कि किस हद तक सच है। अब आज जब से पिछले कोई 5, 7, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है वो गांधी को और नेहरू को किया जा रहा है। तो गांधी जी पे तमाम तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। उसमें एक इल्ज़ाम यह है कि भगत सिंह की जब फांसी हुई है, जब अंग्रेज़ों ने उनको फांसी का ऐलान किया है, तो गांधी जी ने उतनी कोशिशें नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी भगत सिंह जैसे महान रेवोल्यूशनरी को बचाने की। इसमें कितनी सत्यता है, कितना सच है? अब सवाल आता है भगत सिंह का। अगर भगत सिंह की हम बात करें कि गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। अगर मास लीडर के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ 20वीं सदी ही नहीं, वो पिछले 2000 साल में इंसानों के टॉप 5 लोगों में तो आ ही जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई मसला नहीं उसमें। अब दूसरी बात आती है कि क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी? उनके बहुत सारे खुतूत, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि हाँ उन्होंने कोशिश की थी और काफी चीजों पे मतलब बातचीत हुई थी। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट बड़ा अजीब सा होता है। आर्ग्यूमेंट यह होता है कि जितनी वो कर सकते थे उतनी नहीं की थी। अब ये तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि हम ये कह रहे हैं कि जितना आप कर सकते थे जी। अब एक तरफ अगर आप देखें तो खास तौर पे ये मैं आपको गांधी के बारे में सिर्फ मैं भगत सिंह पर नहीं रखूंगा, मैं ओवरऑल आप उनके क्रिटिसिज्म पे ध्यान दीजिए। तो जो लोग ये मानते हैं कि गांधी जी का क्रिटिसिज्म करते हैं कि गांधी जी ने काफी कुछ नहीं किया, आप देखिए कि किस बात पर करते हैं। वो इस बात पर करते हैं कि जी भगत सिंह की फांसी रुकवाई जा सकती थी, नहीं रुकवाई। वो कहते हैं कि गांधी जी पार्टीशन रुकवा सकते थे, नहीं रुकवाया। इन दोनों ही बातों में और ऐसी बाकी बातों में अगर आप गौर करें तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मानता है कि गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे, उनकी पावर बहुत ज्यादा थी, उनकी वॉइसरॉय भी सुनता, जिन्ना भी सुनता, नेहरू भी
क्या नाम है आपका, मतलब सब सुनते सबको उनकी ही सुननी थी। हाँ। तो ये जो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये अपने आप में बहुत ही मतलब बड़ा अजीब सा, जिसे पैराडॉक्स आप कहेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप गांधी जी की बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई आदमी तो बहुत बड़ा था, सब इसकी सुनते थे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम है। तो बात यह है कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी को रोकने की कोशिश की, ये डॉक्यूमेंट्स में है। लेकिन जिन लोगों का आर्ग्यूमेंट है वो इन डॉक्यूमेंट्स को ये कहकर खारिज करना शुरू करते हैं कि आपने धरना नहीं दिया, आपने उपवास नहीं रखा, आपने ये नहीं किया। जबकि गांधी जी का आर्गुमेंट ये है कि जो मैक्सिमम किया जा सकता था, बल्कि गांधी जी को एक दो वो भी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन्हें एक तरीके की ये भरोसा दिया गया था कि शायद रुक जाएगा, और पहले फांसी हो गई थी। लेकिन ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे आप कभी सेटल नहीं कर सकते। इसके आगे मैं आपसे बढ़ता हूँ और एक सवाल मौलाना आज़ाद को लेकर के है। और अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर जो है बहुत अहम दौर चल रहा है। मौलाना आज़ाद और मीडिया को अगर हम जोड़ें तो उनके अल हिलाल और अल बलाग की हमें याद आती है। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग अच्छा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मौलाना आज़ाद ने उस दौर में अल हिलाल और अल बलाग के जरिए जो एक कह सकते हैं रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, उसके बारे में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे कि उनके जर्नलिज्म पार्टिकुलरली वो कितना इम्पैक्टफुल रहा, और उर्दू जर्नलिज्म पे भी अगर आप सरसरी निगाह डाल सकें कि उस दौर में उर्दू जर्नलिज्म का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए, बिल्कुल सही बात है कि मौलाना आज़ाद की जो पहला जो इंट्रोडक्शन है, जो उनका तारुफ है, वो है अल हिलाल के एडिटर। आप जितनी सीआईडी रिपोर्ट्स उठा के देखते हैं 1910 के आसपास से लेकर 1911-10 के आसपास से लेकर 1920, 21, 22 तक भी, उसमें उनका तारुफ यही है, एडिटर ऑफ अल हिलाल। तो सबसे पहली चीज ये है कि अंग्रेज सरकार सीआईडी ये मानती थी कि भैया ये आदमी खतरनाक है। अल हिलाल में जो उन्होंने उस जमाने में स्टैंड लिए हैं, अगर देखा जाए तो वो मेन स्ट्रीम को काफी हद तक चैलेंज करते थे। जैसे उन्होंने, अगर आप खुद देखें तो उन्होंने सामने से ये कहा, जैसे सर सैयद की तहरीक, उनके पॉलिटिकल व्यूज के खिलाफ ही वो लिख गए। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो हैं वो पीछे हैं अभी फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्हें आगे आना है, वरना कल को क्या होगा, आपके पार्टिसिपेशन के बेसिस पे ही तो आपका प्रोपोर्शन सेट होगा। तो ये सारी बातें भी वो उसी जमाने से करने लगे थे। महादेव देसाई जो कि गांधी जी के हमारे सेक्रेटरी होते थे, और जिन्होंने बेसिकली सारी किताबें भी लिखी हैं, डे टू डे भी लिखा है, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है, जब मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट बने तो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग वगैरह की तरफ से ये कहा गया टोकन टोकन टोकन, जैसे आज भी कहा जाता है। तो महादेव देसाई ने ये लिखा कि आप टोकन कह रहे हैं जिस आदमी को, ये कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आदमी अंग्रेजों का बागी तब से है जिस जमाने में महात्मा गांधी अंग्रेजों के हिमायती थे। वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो, और उससे हमें कुछ फायदा होगा। उस जमाने में भी आदमी बागी है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के साथ हिमायत की बात कर रहे थे तब ये आदमी नजरबंद हो चुका था। आप लोग इस आदमी को ये कह रहे हैं कि हम इसे कुछ देंगे, ये हमारा सीनियर मोस्ट लीडर ही है, इससे सीनियर तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो महादेव देसाई ने ये बात सामने से कही, तो वो जो जिस चीज को वो बाकी कहा है वो अल हिलाल है। अल हिलाल ही वो चीज है। अल हिलाल ही उस जमाने में उसके थ्रू, उसकी रीडरशिप के थ्रू उनके जो व्यूज थे वो इतने ज्यादा थे कि उन्हें नजरबंद करना पड़ा। उस अखबार पर बार बार जुर्माने लगाए गए, वो दिए गए, आखिर में वो बंद ही हो गया। और ये जो आप कह रहे हैं कि उर्दू जर्नलिज्म, बेसिकली उस जमाने की जो जिसे कहते हैं आम जबान, वो उर्दू बन चुकी थी लगभग 1911, 1912, 1913 काफी आम हो चुकी थी। तो ऐसे में अंग्रेजी जबान का जर्नलिज्म ही जाहिर सी बात है ज्यादा डीप था। उर्दू जबान का ज्यादा डीप था। हिंदी उतनी ज्यादा नहीं थी, बल्कि हिंदी का जो आप देखें तो उसके और 10-20 साल बाद उरूज ज्यादा हुआ, खासतौर पे गणेश शंकर विद्यार्थी के आसपास। तो अगर आप देखें तो उर्दू की ये जो जमीन थी वो काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो मोहम्मद अली जौहर भी बेसिकली
एक अखबार निकाल रहे हैं, एडिटर हैं। अगर आप देखें तो लाला लाजपत राय उर्दू का अखबार निकाल रहे हैं। उर्दू के अखबार चारों तरफ से निकल रहे थे। आप देखें तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम्स निकालते थे, बल्कि अगर आप उन्हें गिनेंगे तो वो ज्यादा हिंदू दिल्ली में आज भी चलता है मिलाप अखबार। मिलाप है जो लाहौर वालों का था, वो बाद में इधर अभी भी ITO पर उसका ऑफिस है। ITO पर उसका ऑफिस है। तो ये सारे जो अखबारात हैं, ये एक तरीके से उस जमाने में नेशनलिस्ट वॉइस थी। ऐसा नहीं है, उर्दू के बहुत से अखबारात जो हैं वो प्रो अंग्रेज भी थे, जी, लेकिन बहुत से अखबारात जो थे वो एंटी अंग्रेज थे और नेशनलिस्ट थे। तो मौलाना आजाद का जो अपना रोल है, मौलाना आजाद की एक और खासियत है कि मौलाना आजाद ने सामने से कन्फ्रंट करना सिखाया। तब तक कोई सामने से कन्फ्रंट नहीं कर रहा था, वरना अगर आप देखें तो उर्दू के अखबारात में, नेशनलिस्ट अखबार में सूफी अंबा प्रसाद मुरादाबाद के थे, जिनकी एक तरीके से उन्हें उर्दू का पहला इस तरीके का माना जा सकता है जिसने के सामने से अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया। 1857 एक अलग इशू है, अगर हम बाकर साहब की बात करेंगे तो वो तो एक अलग इशू है, क्योंकि तब तो जंग चल रही है। तो लेकिन एक जिसे कहते हैं पीस के टाइम में लिखना, वो फिर जिस तरीके से उससे एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया गया, उसमें अल हिलाल का एक खास रोल है। मुझे लगता भी है कि मौलाना आज़ाद के बारे में पिछले कुछ वक्त में बात हो रही है, पर मुझे लगता है और बात होनी चाहिए उनके बारे में, क्योंकि मौलाना आज़ाद को समझे बिना आप 1910 से लेकर के 1947 तक जो भी देश के अंदर घटनाक्रम हुआ है उसको आप नहीं समझ सकते हैं। जब तक आप मौलाना आज़ाद को नहीं समझेंगे। बात हो रही है, पर मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उस पर और बात करनी चाहिए हम लोगों को। इसके लिए ही मैंने ये सवाल रखा कि नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट, बल्कि जब बाद में वो रेवोल्यूशनरी भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे, फिर पॉलिटिशियन का जब उन्होंने शक्ल इख्तियार करी तो जो उनकी पॉलिटिक्स रही देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और वो शख्स जो आखिरी दम तक पार्टीशन का विरोध करता रहा, सिर्फ वो वाहिद शख्स बड़े लीडर्स में था जो लास्ट तक ही वाज नॉट अग्रीइंग टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन। तो ऐसे बहुत से लीडर हैं जिनको कहीं ना कहीं आप देखें कि शायद किसी डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, चूंकि आपने कहा है कि हिस्ट्री हैज़ अ पॉलिटिकल यूज, दैट्स व्हाट यू सेड अ लिटिल व्हाइल अगो। सो ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल यूज होगा तो उसमें सिलेक्शन भी होगा और कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे। जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने अभी भी कहा कि मौलाना आजाद रेवोल्यूशनरी हैं जी, मौलाना आजाद जर्नलिस्ट हैं, मौलाना आजाद पॉलिटिशियन हैं, वो म्यूजिशियन भी हैं जी, वो कुरान की कमेंट्री भी करते हैं, स्कॉलर भी हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में कहा जाता है कि मेयर की पोस्ट उन्होंने ठुकरा दी थी कि उन्हें उस वक्त कुरान का तर्जुमा और कमेंट्री वो लिख रहे थे, वो काम वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं बीच में ये नहीं करूंगा। तो खैर वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन उसके अलावा लोगों का इस तरफ भी ध्यान नहीं जाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें आज के टाइम में लोग मानते हैं कि मौलाना आजाद के नजरिए के खिलाफ होगा, जैसे जमात इस्लामी। जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी को जो बेसिक उनकी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार साहब, वो मौलाना आजाद की जो तहरीक थी पहले जो कलकत्ते में उन्होंने चलाई थी, उन्होंने कहा कि उसके बाद मौलाना आजाद ने उसे छोड़ दिया और मौदूदी साहब सिर्फ उसी के साथ चलते रहे, जबकि मौलाना आजाद और 25 काम करते गए। तो मौलाना आजाद के साथ ये है कि जैसे उन्होंने जर्नलिज्म करा, उन्होंने ये अखबारात बाद में भी चलते रहे, अल हिलाल पटना से यहाँ से वहां से, तो आप देखें तो वो किसी और को दे दिया। उन्होंने जमीयत उलेमा के साथ शुरुआत करी, फिर वो उसे छोड़ के कहीं और चले गए, ये कोई और कर रहा है। ऐसे ही आप देखिए तो जैसे हिजबुल्लाह का जो उनका कंसेप्ट है, ये सारी चीजें कोई ना कोई बाद में कर रहा था। तो वो एक इस तरीके की भी शख्स हैं जो 5 साल एक काम करते थे, उसकी शुरुआत करते थे, वो किसी और को देते थे, फिर वो एक नया काम शुरू करते थे, वो इवॉल्व करते रहे लगातार, वो इवॉल्व करते रहे, रोल में वो नहीं रुके और लास्ट तक इवॉल्व करते रहे, लास्ट तक इवॉल्व करते रहे देश के हालात के जैसे बहुत लोगों का ये सवाल है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बने, मतलब उन्हें इतनी मतलब उनके स्टेचर के मुकाबले छोटी पोस्ट मानी जाती है, तो ये भी एक अलग सा सवाल है। लेकिन जो भी है उनका अपना नजरिया रहा होगा। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि तक कि जमात इस्लामी जैसे कि आज के दौर में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही मौलाना आजाद से मेल नहीं खाएगी, उसके पीछे ये जो इंस्पिरेशन है या फिर इवन तहरीक की जो शुरुआत है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो वही है जो मौलाना आजाद ने शुरू किया था। ये मतलब डॉक्टर इसरार साहब का कहना है, जो कि खुद जमात इस्लामी में थे, बाद में अलग हुए, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा अगले सवाल पे हम चलें आपसे, तो बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरी हैं जिसपे आप लोग और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लोग नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक नाम है मौलाना मजहरुल हक का, जो बिहार की सरजमीन के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जो चंपारण मूवमेंट करने आए उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था।
उस पर आप रोशनी डाल सकते हैं कि मौलाना मजहरुल हक का चंपारण मूवमेंट में कितना बड़ा रोल था? क्योंकि देश में अगर आप ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अवामुन नास के बीच जो मैसेज है, वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। चंपारण मूवमेंट तो हर बच्चे ने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मौलाना मजहरुल हक का नाम नहीं सुना होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे कि आज के दौर की प्रॉब्लम है हमारी कि जैसे ही किसी के नाम में मौलाना या मौलवी सुनते हैं तो हमें एकदम से लगता है कि कोई आदमी मदरसे से निकला, दाढ़ी टोपी पहन के निकला और टखनों से ऊपर उसका पजामा होगा, ये आदमी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मजहरुल हक साहब जो हैं वो अच्छे खासे आदमी थे, जो इंग्लैंड में पढ़े, बैरिस्टर आदमी थे और उस तरीके के इंसान थे। तो जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो वहीं पर उनका तारुफ मजहरुल हक साहब से हो चुका था। ये उनके दोस्तों में थे। गांधी जी ने खुद लिखा है कि जब मैं हिंदुस्तान में आया तो हमारा वापस मिलना जुलना शुरू हुआ 1915 से ही। और जब ये हुआ कि मुझे अब पटना जाना है तो पटना में मेरे जान पहचान का कोई आदमी नहीं था। एक आदमी था, वो मजहर था, और उन्हें मैंने खत लिखा। मैंने उन्हें खत लिखा, उनसे बात हुई, और जब ये पटना पहुंचे तो मजहरुल हक साहब ने कहा कि आओ, आके यहाँ पे रुको। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे ये साथ में मुजफ्फरपुर शायद। हाँ, मुजफ्फरपुर। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तो फिर उन्होंने इन्हें ट्रेन में बिठवाया, ये गए। उसके बाद जब गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह शुरू किया तो उस पूरे सत्याग्रह को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि खत लिखे जाने होते थे, इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज देनी होती थी। गांधी जी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं करते थे जैसे आजकल लोगों को लगता है जाके धरने पे बैठ गए। वो पहले अखबारात से, इंटरनेशनल मीडिया से, यहाँ तक कि यूएसए के अखबारात से पहले ही राब्ता कर लिया जाता था। ये तय कर लिया जाता था कि अगर ये बंदा जेल गया तो अगला लीडर कौन है, अगला कौन है, अगला कौन है, अगला कौन है, जो जेल जाएगा उसके घर पे खर्चा कौन पहुंचाएगा, वकील कौन कौन होंगे, क्या चीज लिखी जाएगी, सारी चीज पहले प्लान की जाती थी। तो उसमें एक तरीके से मजहरुल हक ने पहले ये कहा कि मैं आ जाता हूं चंपारण। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम आ गए तो गलत हो जाएगा, पहले एक को गिरफ्तार होने दो, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें कि मजहरुल हक थे, और उसके बाद भी चंपारण आना जाना गांधी जी का था। तो उस दौरान आप लगातार देखेंगे तो अंग्रेज रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो इंसान बिल्कुल मतलब एक तरीके से सेकंड इन कमांड नजर आए या फिर जिससे बार बार मशवरा लिया जा रहा है, उसमें मजहरुल हक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको और भी एक दो लोग नजर आते हैं, लेकिन उसमें मजहरुल हक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि मजहरुल हक उस जमाने में बिहार की पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम ऑलरेडी थे। तो वो शायद उनका आश्रम अभी भी, हाँ, वो एक जो घर लेकर फिर वहां पर वो बनाई गई थी, एक जमीन लेकर उस पर एक, आज भी शायद वो कांग्रेस का हेड ऑफिस है। तो ये जो चीज है कि मजहरुल हक चंपारण सत्याग्रह के टाइम पर एक तरीके से गांधी जी जितनी चीजें डिसाइड कर रहे हैं या जितनी चीजें बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा है कि हमारी आपस में ये बातचीत हो गई है, कई बार ये है कि अगला स्टेप ये लेना है, कई बार ये है कि अगली बार तुम्हें होना है। तो ऐसी चीजें लगातार हैं। तो ये एक तरीके का एक कोलैबोरेशन है। जाहिर सी बात है, हम ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गांधी जी से बड़े हैं, क्योंकि आखिर में गांधी जी ही वो इंसान है जो जमीन पर लड़ रहा है, और गांधी जी ही वो इंसान है जो ये पूरा का पूरा प्लान आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक आदमी, और खुद आप देखिए मजहरुल हक ने भी कोई ऐसा नहीं अपनी जिंदगी में उन्हें अपना नेता तस्लीम कर लिया था, भले ही वो उनसे सीनियर थे, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन हाँ, सेकंड इन कमांड अगर हम उन्हें देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि वो सेकंड इन कमांड वहां पर नजर आते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों को लगता है कि राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेकंड इन कमांड ये ज्यादा है जी। इसी तरह एक बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है जो हमें मिलते हैं किताबों में, हकीम अजमल खान साहब। आज लगातार बात हो रही है कैसे हमें स्वदेशी की तरफ जाना है और कैसे हमें अपनी खुद की चिकित्सा, और आयुर्वेदा का भी डिस्कशन चल रहा है, जो कि बहुत अहम डिस्कशन है और होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी अहमियत है, जिसको हम सब समझते हैं आज की क्यों ज़रूरी है, जबकि अभी मॉडर्न मेडिसिन आप देख रहे हैं लगातार उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन बहुत कम लोग हकीम अजमल खान साहब के बारे में जानते होंगे कि आयुर्वेदा और यूनानी को बचाने में उनका कितना बड़ा रोल था। उस पर अगर आप रोशनी डालें कि हकीम अजमल खान साहब वो शख्स जो आप अगर नाम देखें तो लोग समझेंगे इनका आयुर्वेदा से क्या रिलेशन होगा।
ये तो यूनानी के डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने आयुर्वेदा और यूनानी को एक साथ ला करके जो बचाने में कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश में, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका नाम में हकीम लगता है, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सही है। जो उन्होंने दिल्ली में अपना वो खोला था, कॉलेज खोला था, वो बेसिकली कंबाइंड था जी, तिब्बिया कॉलेज, वो तिब्बिया प्लस आयुर्वेदिक कॉलेज, तिब्बिया आयुर्वेदा कॉलेज, वो भी है। वो यूनानी प्लस आयुर्वेद है, और उसकी डिग्री, दोनों की डिग्री होती थी। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बाद में आज के टाइम में जो चीज डेवलप हुई है आयुष, आयुर्वेद प्लस यूनानी का वो कंसेप्ट है, उसमें खैर बाद में होम्योपैथी वगैरह भी है, सिद्धा वगैरह, लेकिन उसमें अगर आप बात करें तो ये वही कंसेप्ट है जो हकीम अजमल खान ने दिया था। उन्होंने ये दिया था कि ये दोनों एक हैं, इन्हें आपस में हम एक साथ कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। और उन्होंने ही असल में अंग्रेजों ने एक कानून लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी मेडिसिन जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है सिर्फ उसी को हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने, ठीक है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी खुद काफी हद तक इस बिल के सपोर्ट में थे। ये तो नहीं थे कि वो बैन कर दें, लेकिन वो ये कहते थे कि वेस्टर्न मेडिसिन बेटर है। तो हकीम अजमल खान जो थे, हकीम अजमल खान ने उस जमाने में एक तहरीक चलाई थी कि ये बिल वापस हो। तो वो उस बिल को वापस कराने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ यूनानी को बचाना है, उनका ये था कि जितनी भी हिंदुस्तानी सिस्टम्स हैं, चाहे वो किसी ट्राइबल इलाके में चल रहा हो, चाहे वो आदिवासियों के बीच हो, यूनानी हो, या फिर और भी बहुत तरीके की मेडिसिन चलती हैं, आप देखते होंगे तिब्बती मेडिसिन, ये मेडिसिन, वो उन सबको बचाने के लिए था। उनका ये था कि हर एक मेडिसिन सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम है, और आप उसे एक झटके में खारिज नहीं कर सकते। आपके पास क्या वजह है कि आप ये कह दें कि यूनानी में अगर कोई इंसान किसी चीज का इलाज करता है या आयुर्वेद से करता है तो वो हम उसे डॉक्टर नहीं मानेंगे, या हम ये मान लेंगे कि आदमी तो गलती कर रहा है, उसे एक झटके में क्रिमिनल बना देंगे। तो ये उसके खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई। इसी तहरीक का हिस्सा कॉलेज था, और बाद में ये बिल वापस भी करवाया। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में हकीम और वैद्य जो थे वो पूरे तौर पर आज तक भी देखा जाए तो लीगल एंटिटी हैं। तो ये जो काम है ये उनका मेन काम था। तो एक तरीके से जिसे हम पूरा आयुष कहते हैं, जिसके नाम पर आयुष मिनिस्ट्री है, पूरा एक हमारे पास मिनिस्टर होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, वो देन है हकीम अजमल खान। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी कि आपने कहा कि मौलाना जो एक टर्म है, और मैं अक्सर जब बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ तो उनके नाम में जब मौलाना लगा होता है तो लोग समझते हैं कि मौलाना का मतलब वही है जो ट्रेडिशनली कोई ट्रेडिशनल इमाम होगा या दीन की पढ़ाई किया होगा। लेकिन मौलाना उस दौर में सब कुछ करते थे, और आज के दौर में भी कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और इसके अलावा जो हकीम अजमल खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम कंट्रीब्यूशन। लेकिन उस दौर में एक और ज़बरदस्त मूवमेंट हमारे देश में चला। एक तो पॉलिटिकल मूवमेंट है जो हम जानते हैं, कांग्रेस का जो मूवमेंट रहा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में जो देश की आज़ादी के लिए चला। कम्युनल पॉलिटिक्स भी उस दौर में ही शुरू हुई जो आज तक चली जा रही है, जिसमें हम जानते हैं हिंदू महासभा हो चाहे मुस्लिम लीग हो। लेकिन एक और इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, एक तहरीक कह सकते हैं आप, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका अपना ही एक बहुत अहम रोल रहा, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें जनरल शहनवाज खान साहब भी बहुत अहम रोल में हैं, और कैप्टन मोहन जो है उसको लीड कर रहे हैं। तो आईएनए का क्या रोल रहा हिंदू मुस्लिम एकता में, और आईएनए का क्या नज़रिया था, किस तरीके से उसने देश को देखा, और आज़ादी के आंदोलन में आईएनए का क्या रोल रहा, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। आईएनए असल में अगर देखा जाए तो आईएनए एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है। उसका रीज़न ये है कि जो एक आम समझ है वो ये है कि एक आर्मी बना ली गई थी, ठीक है। पहली चीज तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक आर्मी बना ली गई। दूसरा एक कंसेप्ट ये है कि ये आर्मी सिर्फ उन लोगों की आर्मी है जो अंग्रेजों की फौज में हिंदुस्तानी थे, सरेंडर कर दिया, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और अब दूसरी तरफ थे, तो उन्होंने दूसरी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। ये भी एक मतलब गलत फहमी है इस चीज को लेकर। दो बातें हैं। पहली बात, जो चीज बनी थी, जो सुभाष चंद्र बोस की एक तरीके से सदारत में बनी है, वो आजाद हिंद फौज नहीं है बेसिकली, सिर्फ वो आजाद हिंद आरजीए हुकूमत आजाद हिंद है, सरकार आजाद हिंद है। तो वो एक पूरी गवर्नमेंट बनी है, उसके मिनिस्टर्स बने हैं, फिर उस गवर्नमेंट के अंडर एक आर्मी बनी है।
उस आर्मी ने जंग करी है और इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को सारी एक्सिस पावर जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, जो इधर की जो सरकारें थी, बिल्कुल, उन सब सरकारों ने, जो कि बहुत सारी थी, शायद 19 कंट्री थी, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, उन सब ने मान लिया था, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हिंदुस्तान की सरकार है। जैसे आज के वक्त में आप देखते हैं फिलिस्तीन की सरकार को हिंदुस्तान की सरकार मानती है, कुछ नहीं मानते हैं। तो आप इस तरीके, मतलब गवर्नमेंट इन एग्जाइल, हाँ, गवर्नमेंट इन एग्जाइल या तिब्बत की सरकार को मान लेते हैं, वैसी एक चीज थी। इसके पास अपनी फौज थी, फौज में प्रिजनर ऑफ वॉर थे, ये बात सच है, लेकिन इसके अलावा वो लोग भी थे जो हिंदुस्तानी थे, तमिल या बाकी भी इलाकों के, लेकिन वो बर्मा में या फिर मलेशिया में, जापान में, चाइना में किसी वजह से एक लंबे अरसे से रह रहे थे जी। और ये तहरीक अभी से शुरू नहीं हुई थी। ये तहरीक अगर देखा जाए तो ये कम से कम 20वीं सदी की शुरुआत से शुरू थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में हिंदुस्तानी लोग रहकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग का मतलब सामान तैयार कर रहे थे। 1900 मतलब अगर आप देखें 1914 से 19 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तब भी एक आरजी हुकूमत काबुल में बनी थी और एक शिराज ईरान में बनी थी। ठीक है, ईरान वाली तो बहुत ही कम नोन है, ठीक है, तो उसमें खन खोजे ने बनाई थी। और उसी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन दो सरकारों का पार्ट थे, जैसे महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, तो वो भी आपको जापान में नजर आते हैं। तो या रास बिहारी बोस इस आजाद हिंद सरकार के एक तरीके से मेंटर के तौर पे उन्हें बनाया गया था, वो भी आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नजर आते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पर ये किया। इस सरकार की खासियत जो है वो ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब इसे लीड किया है तो यहाँ पर 2-3 चीजें की गई हैं। जैसे जो अंग्रेज रेजिमेंट थी आर्मी की, उसमें हिंदुओं का, मुसलमानों का और सिख का खाना अलग अलग बनता था। इसमें उस चीज को खत्म किया गया, पानी को खत्म किया गया, रेजिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन खत्म किया गया। ये सारी चीजें आजाद हिंद फौज ने की। और नारे जो हैं वो किसी भी जगह के या किसी जबान के या मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, किसी पर्टिकुलर कास्ट के, जय मराठा या ऐसा ना हो, इसके लिए इस सरकार, इस फौज का जो नारा है वो जय हिंद भी दिया गया, जो कि जय हिंद का नारा बाद में हिंदुस्तान की आर्मी ने भी आजादी के बाद यूज किया, लेकिन रेजिमेंटल अभी भी है हमारे पास। और इसमें औरतों की भी अपनी रेजिमेंट है। तो अपने आप में जो आजाद हिंद फौज का पहला रोल है वो अपने आप तो था ही, उसके अलावा जब INA ट्रायल्स के तौर पर ये हिंदुस्तान में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने बेसिकली ये सोचा था कि 3 लोगों को हम सामने खड़ा करेंगे, हिंदू, मुस्लिम और सिख। और उससे लोग ऑलरेडी उस टाइम पे दंगे चल रहे थे। आप ध्यान दीजिए 45-46 वो टाइम है जब पाकिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर है और दंगे चल रहे हैं। तो उन्होंने ये माना कि हिंदू अलग जाएंगे, सिख अलग जाएंगे, मुसलमान अलग जाएंगे, अपने अपने आदमी पे एहतजाज करेंगे और झगड़ा होगा, तो हम उसका कुछ फायदा उठा लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि जब उनकी आपस में एक साथ ट्रायल किया गया तो ये सारे एक साथ आ गए और लीडरशिप नहीं चाहती थी। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप नहीं चाहती थी। ऊपर से न कांग्रेस, न मुस्लिम लीग, न हिंदू महासभा, न अकाली, कोई नहीं चाहता था कि एक साथ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सब अलग पार्टी थी। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब एहतजाज होने शुरू हुए तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अकाली, कम्युनिस्ट सबके झंडे लेकर लोग एक ही प्रोटेस्ट में गए जी। तो वहां पर ये चीजें हुई और नारे लगे, ढिल्लो सहगल शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लो सहगल शाहनवाज। तो ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से काफी हद तक ये लगने लगा था कि हिंदुस्तान जो है उसमें आपस में दंगा फसाद नहीं है। और INA का जो फिर रोल है, किस तरीके से हिंदुस्तान की जंग आजादी एक तरीके से उसका जो सेक्युलर पार्ट है वो उसका सबसे अच्छा नमूना है। इस मतलब 1857 के बाद उससे ज्यादा इसका कोई नमूना नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। जो अगला सवाल है वो ये है कि जब हम बिल्कुल अब बात करें 1910-20 से हमने बात शुरू की और अब 1947 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देश का बंटवारा होता है जो बहुत ही दुखद है, हर किसी को दुख है उसका, जिस तरह से बंटवारा हुआ और उसके नतीजे में जितनी मौतें हुई, जितने लोग शहीद हुए। लेकिन उस वक्त में ऐसा लगता है जब हम हिस्ट्री को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो एक बाइनरी नज़र आती है कि एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत अहम बात है कि इसके आड़ में कई बार मुसलमानों को ही कहीं ना कहीं इस बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे
डायरेक्टली चाहे दरे पर्दा। एक आम आदमी जो है, एक आम किसान है, वो जब इस पूरी स्टोरी को पढ़ेगा या इसको जानेगा तो इतना डीप में तो जाएगा नहीं मुस्लिम लीग से। वो समझेगा कि मुसलमानों की पार्टी जो है वो एक अलग स्टेट की डिमांड कर रही थी। लेकिन हिस्ट्री को जब हम थोड़ा सा और तह में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और भी थी जो इस पूरे बंटवारे के प्लान का विरोध कर रही थी। उनके बारे में आप बताना चाहेंगे, चाहे मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे खाकसार हो, इन लोगों का क्या रोल था और ये इतना ज़्यादा टॉक्ड अबाउट क्यों नहीं है कि वो मुसलमान जो बंटवारे के मुखालिफ में बोल रहे थे उस दौर में एंड तक बोल रहे थे। एक तो बड़ा नाम मौलाना आज़ाद का, जैसा मैंने जिक्र किया कि उन पे बात होनी चाहिए, और जितनी फ़िरका परस्त सियासत होती है उसका वो एक ही जवाब है, अगर वो जवाब लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत बेहतर जवाब है। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को बनाने की जो डिमांड है जो 1940 से दुनिया में आई, वो डिमांड को अपोज करने वाली मुस्लिम पार्टीज ज़्यादा थी जी। सपोर्ट में सिर्फ मुस्लिम लीग था। तो और जिन पार्टीज ने उसका एक तरीके से मुखालफत की वो 2 दर्जन से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, उन्होंने मिलकर एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, एक मुस्लिम मजलिस भी है नाम। तो ये एक अलग थी जिसमें अलग अलग पार्टीज थी, जिसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें जमीयत भी थे, जिसमें खाकसार भी थे, जिसमें अहरार भी थे, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग थे, और ये अच्छी खासी पार्टीज थी। और ऐसा नहीं है, छोटे मोटे लोग नहीं हैं कि आप ये कह दें। अगर आप ये देखें तो अल्लाह बख्श सोमरू जो थे वो सिंध में उस टाइम पर, जैसे अब चीफ मिनिस्टर होता है हर प्रोविंस का, तो हम प्राइम मिनिस्टर बोलते थे तब, तो वो वहां पर 1941-42 में वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकायदा उनका कत्ल हुआ है। और वही इस मुस्लिम मजलिस जो कि अगेंस्ट द पार्टीशन प्लान थी, इसके प्रेसिडेंट थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उस कत्ल की भी कोई बात नहीं करता है। तो इस सब से असल में किसी को फायदा नहीं है। जी। बात यह है कि हिस्ट्री का, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हिस्ट्री का एक काम होता है पॉलिटिक्स। अब ऐसी पॉलिटिक्स से किसी को क्या फायदा होगा, आप इस बात को ऐसे समझिए। क्योंकि पाकिस्तान, आप सबसे पहले इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे ज्यादातर स्कॉलर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेफ्ट के थ्रू आते हैं, या तो वो खुद लेफ्टिस्ट लीनिंग के होते हैं, और नहीं होते हैं तो उनकी फेलोशिप्स डिपेंड करती हैं लेफ्ट के साथ के मुखालिफ ना जाने पर। अगर आप जरूरत से ज्यादा लेफ्ट के खिलाफ जाएंगे तो आपको फेलोशिप मिलनी बंद हो जाएगी। और आज के टाइम में थोड़ा बहुत ये आपको संघ की तरफ होने लगा है, तो थोड़ा बहुत इधर भी झुकाव हो गया है। इन दोनों ही नैरेटिव्स के साथ अगर आप जाएं, या कांग्रेस के भी नैरेटिव के साथ अगर आप जाएं, तो आपको ये बात समझ में आती है कि किसी भी नैरेटिव को ये बताना अच्छा नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान में इतने सारे मुस्लिम पार्टीज मिलकर इस बात की डिमांड कर रही थी। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि 1946 में ख्वाजा अब्दुल हमीद जो सिप्ला के मालिक हैं, उन्होंने सरदार पटेल को लेटर लिख के ये कहा कि आप इलेक्शन के बेसिस पर बंटवारा कैसे कर सकते हैं, या तो प्लेबिसाइट हो, यानी कि जब वोटिंग हो, एक तो जनरल इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, फिर कंप्लीट एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, और उसके बावजूद आपने लोगों को ये तो कहा ही नहीं कि इस वोट के बेसिस पर हम आपको बंटवारा करेंगे। हमीद साहब ने यह कहा था कि आप प्लेबिसाइट करा लो, आप लोगों को सीधा ऑप्शन दीजिए कि अगर आप वोट देंगे, जो इधर वोट देगा वो पाकिस्तान जाएगा, जो इधर वोट देगा वो हिंदुस्तान रहेगा, और फिर आप जिता के दिखाइए। तो प्लेबिसाइट तो हुआ ही नहीं है। तो ये बातें कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर आप ये बताएंगे तो कांग्रेस कटघरे में आ जाएगी। अगर आप ये बताएंगे कि कम्युनिस्ट पार्टीज का क्या रोल था, तो कम्युनिस्ट कटघरे में आ जाएंगे। लेकिन उस दौर में पार्टीशन को मतलब मंजूरी देने में कांग्रेस की अपनी कमेटी थी, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बहुत लोगों ने कही है, इंक्लूडिंग जैसा मैंने अभी कहा ख्वाजा अब्दुल हमीद, उन्होंने अपने एक लेटर में पटेल साहब को और गांधी साहब को भी उस जमाने में लिखा, और वो प्रॉपर नेता ही थे, मतलब वो स्वदेशी के पार्टी थे। हाँ, तो उन्होंने बाकायदा जिन्ना की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लीग को हरा दिया था, तो वो तो खैर अलग ही चीज थे। लेकिन उन्होंने ये कहा था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये उस जमाने में बहुत मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग ये कहती है कि जंग होगी तो ठीक है, सिविल वॉर हर कंट्री में होती है, दुनिया की हर बड़ी कंट्री सिविल वॉर के बाद उभर के आती है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो। सिविल वॉर से हमें डरना क्यों है? क्योंकि अगर सिविल वॉर
कि बिना आप ये कहोगे चलो जी पार्टीशन पे मान जाओ तब भी तो लोग मरेंगे, और सच बात थी, तब भी तो लोग मरे। तो इससे अच्छा हम सिविल वॉर करेंगे, हम हराएंगे और हम यूनाइटेड इंडिया को रखेंगे। इस बात पर कोई नहीं माना। इस बात को मानने से सबको परेशानी है। इस मतलब ऐसी बातों को मानने से सबको परेशानी है कि जिन्ना, चलिए जिन्ना कह रहा था मान लिया, कि जिन्ना ने कहा हमने मान लिया, चलिए हमने मान लिया कि अंग्रेज सरकार ने कहा, हमने मान लिया, हमने माना कि लियाकत अली खान ये कहा करते थे, चलिए हमने उनकी भी बात मान ली। हमने क्यों मान लिया? आप मान क्यों गए? और चलिए आप मान गए, अगर ये ऐसी चीज होती जिसमें खूंरेजी ना होती तब भी बात थी। इसमें कितने लोग मरे हैं आपको पता होना चाहिए। आप हर वक्त होलोकॉस्ट बात करते हैं। आपके यहाँ जो लोग मरे हैं उनकी तो आप एक बात नहीं करते हैं कि भाई क्यों मरे, कैसे मरे, उनके साथ क्या हुआ, दोनों तरफ से लोग मरे, औरतें अगवा हुई, ये सब चीजें क्या हुई, इस सब की कौन बात करेगा? इसकी कोई बात नहीं, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये किसी के पॉलिटिकल एजेंडा में फिट ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब हमें परेशानी ये है कि अगर हम ये बताएंगे कि इतनी पार्टीज थी, अगर हम आपको ये, क्योंकि मुस्लिम डिमांड, अगर मुझे आपको ये समझाना है कि मुस्लिम डिमांड थी, तो मैं आपको ये कैसे बताऊं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क था मदारिस का, जो देवबंद से चलता था, जो जमीयत उलेमा के थ्रू चलता था, वो तो अगेंस्ट द पार्टीशन थे। दिल्ली में बहुत बड़ी एक रैली भी हुई थी पार्टीशन के मुखालिफ में। ये सारी जितनी भी पार्टियां इन लोगों ने मिलकर वही बड़ी रैली, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से, वही हम आपको बता रहे हैं कि मतलब ये सारी चीजें नहीं, ये तो चलिए ये आप ये कह रहे हैं कि नेता थे, बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन बात ये है कि जो उलेमा जिन्हें हम बोलते हैं वो मोस्टली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान थे। एहरार पार्टी जिन्ना के बारे में कहती थी कि ये वो है क्या काफिर आजम है, मतलब ये बाकायदा, और मतलब जब पाकिस्तान बन गया तब भी उधर भी कहा उन्होंने और जेल भी गए वो एक अलग कहानी है। तो बात ये है कि इस नैरेटिव को, कि ये कंटेस्टेड नैरेटिव था, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आज के नैरेटिव को सूट ही नहीं किया, और उसके बाद एक सियासत चलती रही और वो कहानियां सुनते सुनते वो जबानों पे पहुंच गई। आप सही कहें या गलत कहें, लेकिन आपकी डिबेट जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के चारों तरफ घूमती रहनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें गलती से ये नहीं आना चाहिए कि अहरार कहाँ थे, खाकसार कहाँ थे, अल्लामा मशरिकी कहाँ थे, सोमरू कौन थे, सोमरू मर गए, मतलब ये सारी कहानियां आपके सामने होनी ही नहीं चाहिए। आपकी कहानी यहाँ पर घूम रही है, आप न इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। तो आप या तो ये कहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना सही थे, या आप ये कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना गलत थे। आप ये नहीं बताते हैं कि बाकी लोग वहां पे क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, और वो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। जब आज भी अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि देवबंद का मुसलमानों के अंदर क्या रोल है, क्या अहमियत है, सब जानते हैं। और लोग इस पे नहीं बात करते हैं कि देवबंद और जमीयत के लोग इसके खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पूरी तरीके से खिलाफ थे। वो पूरे कांग्रेस ने उनकी ये बात नहीं मानी कि वहां पे मतलब उन्होंने फिर से इलेक्शन की बात मान ली, तो कांग्रेस उनसे एग्री नहीं करी। कांग्रेस ये बात चुपचाप नहीं बताना चाहेगी, तो कांग्रेस के हिस्टोरियन नहीं बताएंगे। बिल्कुल। तो कोई नहीं बताना चाहता है, किसी के फायदे में नहीं। जी। इसके अलावा एक दो सवालात और हैं। जब मैं आपके राइटअप पढ़ रहा था तो बहुत से राइटअप ऐसे हैं जिस पे हम लोगों ने बात की, लेकिन एक राइटअप ऐसा लगा जिससे मैं भी पूरी तरीके से, मुझे लगा कि शायद मैं एग्री नहीं करता हूँ आपके उस व्यू पॉइंट से। वो ये है कि खिलाफत मूवमेंट पे आपने लिखा है कि नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, जिसके बारे में आपने कहा है। तो उसमें जिन लोगों का आपने जिक्र किया है वो है, मेरा ख्याल है, आगा खान, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बेगम ऑफ भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब ऑफ टोंक, खान ऑफ कलात, नवाब ऑफ मलेरकोटला। तो इससे मेरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि खिलाफत मूवमेंट को जो टारगेट करने की कोशिश हो रही है उन्हीं कम्युनल फोर्सेस के जरिए हो रही है। जब मैं अभी पिछले दिनों में किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, तो अगर हम आज़ादी के आंदोलन को देखें, जब हम पब्लिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल या रिसर्च हिस्ट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसके जरिए हिंदू मुसलमान एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वहां पे हमें नजर आता है कि देश एक था। उसी के नतीजे में मेरी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, जामिया का भी क़याम होता है। लेकिन कुछ एक तबका है हिस्टोरियंस का जो खिलाफत मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ लगातार। तो इसमें जो आपका राइटअप है इस सिलसिले में खिलाफत मूवमेंट, क्या ये कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं चला जाएगा? ये एग्जैक्टली यही डायरेक्शन है जी, जो मैं लोगों को, देखिए जब सामने से अटैक होता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या कही जाती है जी, सबसे पहली चीज ये कही जाती है कि जैसे ही ये बात आई
कि वहाँ पे दूर देश में कहीं कुछ हो रहा था जेरूसलम में, ये सारे के सारे लोग तो देखो साथ हो गए, इन्हें अपने वतन से तो मोहब्बत नहीं थी, ठीक है, और ये इस बात पर साथ आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट जो चलता है, और इस बेसिस पर ये दिखाया जाता है कि खिलाफत मूवमेंट एक ऐसी चीज थी जिसके नाम पर सब लोग साथ हो गए। लेकिन मजेदार चीज ये है कि जब हम आप इसको पास से देखते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर मूवमेंट्स के साथ है, ठीक है, ये है कि अब आप ये देखिए कि क्या खिलाफत मूवमेंट सच में इतना मजबूत था? अगर इतना मजबूत था तो मुसलमानों की आर्मी खुद उस जगह को फतेह कैसे करके आ गई जिसके लिए झगड़ा हो रहा था? आप समझ रहे हैं? आप इस बात को समझिए कि निजाम ऑफ हैदराबाद का मैंने नाम लिया है, उनकी अपनी आर्मी थी, जो आर्मी इजराइल जहां पर आज के दौर में बसता है उस जगह को फतेह करके अंग्रेजों को देती है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आप समझिए कि पूरा का पूरा इलाका इन्होंने सर किया है, पूरा हिजाज इन्होंने सर किया है, सब हिंदुस्तानी फौजी थे, और इसमें मुसलमानों का एक बड़ा रोल था क्योंकि वो मुसलमान और 50% से भी ज्यादा थे क्योंकि पंजाब में थे। सिर्फ 2 जगह बगावत हुई, एक सिंगापुर में हुई, ठीक है, और एक बसरा इराक जहाँ पे है आज, वहां पर हुई। 2 जगह बगावत हुई है, बाकी जगह कोई मेजर बगावत नहीं हुई, जबकि बगावत की बहुत कोशिश की गई थी अगर देखा जाए। उस बगावत के लिए इस आर्ग्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया गया था, टर्की वाले आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, कि खलीफा है, खलीफा के खिलाफ कैसे लड़ लेंगे, फतवे भी दिए गए थे, सारी चीजें हुई थी, हम सब जानते हैं। मौलाना महमूद तो बेचारे प्रिजनर ऑफ वॉर भी बन गए, बिल्कुल ठीक है। उबैदुल्ला सिंधी थे, आपको बंगाली लोग भी दिखेंगे, रास बिहारी पोस्ट जैसे, आपको सब लोग दिखाई देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि क्या अवाम, अगर अवाम में सच में ये इमोशन था तो अवाम ने कहीं पर भी मुखालफत क्यों नहीं की, जिसे मुखालफत कहते हैं। मुखालफत का मतलब ये है कि आर्मी में जाना छोड़ सकते थे, नहीं हुआ। आप बाकी कुछ और ऐसा करके दिखाते तो कहीं नहीं हुआ। तो फिर एक सवाल उठता है कि फिर हो क्या रहा था। तो अगर आप देखें तो खिलाफत मूवमेंट, जिसे हम एज अ खिलाफत मूवमेंट मशहूर देखते हैं, इक्का दुक्का जगह को अगर आप हटा दें, तो वो वाला मूवमेंट है जिसमें गांधी खुद लीड करते हैं भाई, जो कांग्रेस का मूवमेंट है। तो कांग्रेस का मूवमेंट जितना डीप है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का मूवमेंट ही कितना डीप था। और जहां तक मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर हम बेगम भोपाल की बात करें, बहुत से लोग कहेंगे कि देखो रजवाड़े हैं, क्या इनकी पे पहुंच। लेकिन आप ये देखिए, दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते हैं कि उसी दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जगह जगह अलग अलग चीजें वो बनाने में वो आपके पैसा उन्हीं का है और मुसलमान उन्हीं की लीड को फॉलो करते हैं जी। तो यानी कि इम्पोर्टेंट तो है, मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि कुछ तो होगा ना, तभी तो वो इतने इम्पोर्टेंट है। तो 1919-20 में आप खड़े हैं, 1919 में आप खड़े हैं, और आपका जो क्या कहते हैं जामिया है, जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में ऐसा कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि जो उसकी कमेटी थी ट्रस्टीज की, उसमें से एक भी आदमी रिजाइन करके दूसरी तरफ गया था, ऐसा नहीं हुआ था। सब ने अंग्रेजों की तायद की थी, सब ने जी, दैट वाज यूनानिमस, ठीक है। किसने मुखालफत की? कुछ लड़कों ने, ठीक है, कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने जो जो हाँ, जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थे या फिर स्टूडेंट्स। लेकिन जो इसका लार्जर कॉनोटेशन जिसे हम कहते हैं, वो ये कोशिश कई जगह से देखी है मैंने, कई अलग अलग सर्कल्स से, कि खिलाफत मूवमेंट की कुछ कमियां भी होंगी, बट इसके बावजूद वो एक बहुत अहम मूवमेंट है, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मिलने के बाद वो स्ट्रांग हुआ। ये बिल्कुल मैं खिलाफत मूवमेंट को हम लोग सेपरेट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से देखते ही नहीं है। जब वो दोनों साथ आ जाते हैं तो ही ताकत बनती है। सारा जो कहने का मतलब है कि सारी जो आइडियोलॉजी है वही है कि साथ आने की बात है, हिंदू मुसलमानों के एक साथ आने की बात है। लेकिन एक तबके के साथ जो एक तबके के अंदर जो बैठा हुआ एक कहें ना बीमारी जो है, वो ये है किसी में भी, जैसे आपने कहा कि मौलाना लगा हो या कोई भी उर्दू का अल्फाज लगा हो, तो उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश होती है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। लेकिन वो भी बात है कि डिस्क्रेडिट का एक लॉजिक ये भी है कि सबके सब एक चीज पर आ जाएंगे। जैसे जब हम ये बताते हैं, ये ठीक वही बात है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग अकेली नहीं है। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग की एक कंप्लीट मुस्लिम फॉलोइंग थी। मैं समझता हूं आपका पॉइंट वो है कि जो आपने कई और जगह भी लिखा है कि मुस्लिम को आप एज अ होमोजेनस एंटिटी या ब्लॉक की तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो बात आप कह रहे हैं उस तरीके से। बहरहाल एक सवाल और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। वो आपने अभी रिसेंटली सरदार पटेल साहब के देश के बड़े नेता, तो सरदार पटेल साहब का नो डाउट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके बहुत सारी बातों से एग्री नहीं भी करते हैं।
और जब हम मौलाना आज़ाद को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये पाते हैं कि वो जो किताब उनकी आई जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगे हो रहे थे पोस्ट पार्टीशन, तो उनके रोल से या उनके एग्जीक्यूशन से जितनी पावर से वो काम कर सकते थे उससे मौलाना आज़ाद खुश नहीं थे। लगातार उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है और यही सब वजूहात है जिनकी वजह से सरदार पटेल पे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और अब कुछ लोग उनको हीरो बना रहे हैं। नो डाउट हीरो हैं, वो बहुत बड़े देश के हीरो हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक जैसा आपने कहा कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सिक्के के हर पहलू को देखना ज़रूरी होता है। आपने अभी रिसेंटली पटेल साहब के बारे में इसी एंगल से लिखा है कि शायद जितना हम समझ रहे हैं कि उनके अंदर बायस था वो बायस नहीं था, जैसा आपका कहना है। तो आप मौलाना आज़ाद साहब के इस बहुत ही वाजिब क्रिटिसिज्म को जो किताब में दर्ज है इसके बारे में कैसे कहेंगे? सबसे पहली चीज़ ये कि मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल इनके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी 47-48 के आसपास। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, ये सरदार पटेल की अपनी जो साहबजादी थी मनीबेन, उन्होंने अपनी डायरी में भी नोट की है। तो इस बात से बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि दोनों के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। प्रॉब्लम्स क्या थी ये एक दूसरा पहलू है, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही थी कि जो एग्जीक्यूशन का तरीका है उनका और जो इनका मानना था वो इख्तलाफ होने लगे थे। बहुत सारे वजह थे। मौलाना आज़ाद के अपने लेटर्स मौजूद हैं जिसमें वो बीच बीच में समझा रहे हैं और उधर से पटेल साहब जवाब दे रहे हैं, इधर से मौलाना आज़ाद बोल रहे हैं, इधर बीच में नेहरू जी भी हैं और एक तरफ रफ़ी अहमद किदवई भी हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब दिल्ली के अंदर जो हो रहा था उसे दो तरीके से, असल में उस जमाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरदार पटेल भारत के होम मिनिस्टर थे, उनके हाथ में जो पॉलिसी थी वो थी। बाकी लोग अलग अलग काम देख रहे थे, लेकिन 47 में जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है उसे सामने से जो देखने का काम है वो सरदार पटेल का है। इसीलिए जितनी भी चीजें हैं वो लेटर उनके पास जाते हैं। इसीलिए एक ऐसी चीज होती है कि आप ये समझिए कि जिस आदमी के हाथ में पार है उसी से लोगों को शिकायत भी होनी थी, तो शिकायत उन्हीं से हुई। जैसे एक सबसे बड़ी शिकायत हुई थी कि यहाँ पर जो कमिश्नर है पुलिस का वो क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। सरदार पटेल का कहना था कि ये आदमी ज्यादा वाजिब है, मतलब ऐसी चीजें। एक और सरदार पटेल पर जो वो निशाना साधा जाता है वो है कि गांधी जी को लेकर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। दूसरी चीज है कि मुस्लिम मोहल्लों का जो हिफाजत होनी है वो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस सब चीजों के बीच दो तीन चीजें जो हैं वो हम लोगों को समझनी पड़ती हैं। वो ये है कि क्या सरदार पटेल ने कोई डायरेक्ट स्टैंड लिया था इन सब चीजों पर, ठीक है, मतलब जिसे हम कम्युनल कहते हैं, ठीक है, या वो ऐसी चीजें हैं जो कि आप समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलिसी का पार्ट होती हैं। मतलब पॉलिसी में उस चीज का होना न होना एक अलग सी बात है। जैसे एक छोटी सी बात है, बाबू राजेंद्र प्रसाद जिन्हें के लोग कम्युनल नहीं भी मानते, ठीक है, सरदार पटेल को आजकल लोग प्रॉपर कम्युनल मानने लगे हैं, लेकिन वो एक खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि वहां पर दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है, मुसलमान लोग हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं और जितने भी हथियार हैं वो मुसलमानों के पास हैं, इसलिए सरकार को हथियार हिंदू पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अब आप देखिए कि ये क्या कमेंट है, और ये कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं रहा है, और एक ऑफिस बियरर के तौर पर, एक होम मिनिस्टर के तौर पर ये काम पटेल एकदम से कर भी सकते थे। पटेल इसके जवाब में ये कहते हैं, बहुत बुरी जबान तो नहीं इस्तेमाल करते, भाई सीनियर लीडर थे, लेकिन वो ये कहते हैं देखिए आप सही से समझ नहीं रहे हैं, जो लोग हथियार बेचते हैं उसमें हमने प्रोपोर्शन बराबर रखा है, और हम लाइसेंस अगर इस तरीके से बांट देंगे और इस तरीके से हथियार बांट देंगे तो कल को ये पॉपुलेशन इधर मुस्लिम पॉपुलेशन पर अगर हमला शुरू कर देगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो अब आप इस नजरिए को देखिए, ठीक है, कि मतलब ये यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को आप कहाँ रखेंगे और इन्हें कहाँ रखेंगे। फिर ऐसे ही और भी आपको सवालात मिलते हैं, जैसे निजामुद्दीन दरगाह के बारे में है, उसके बारे में भी एक डॉक्यूमेंट मिलता है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं इस बात में कोई शक नहीं कि पटेल बड़े नेता थे और जो उन्होंने रोल निभाया है उसके बाद देश को इकट्ठा करने का, वो सब अपनी जगह डॉक्यूमेंटेड है और सब उसको मानते हैं। लेकिन जब मौलाना आज़ाद सरीखे का शख्स उस जाहिर है कि वो स्टेचर में या फिर काबिलियत में या फिर जो उनका रोल है पूरे के पूरे आज़ादी के आंदोलन में, हम उन्हें ये नहीं कर सकते कि उनकी बात को हम ज़रा भी तवज्जो ना दें।
मतलब आपकी जो स्टडी है उसमें आपने ये पाया है? बायस की बात अगर मैं सच कहूँ तो बायस की बात मुझे उतनी नहीं नजर आई है। पहली चीज, जब हम मौलाना आजाद की बात करते हैं, मौलाना आजाद सरदार पटेल के बाद बहुत साल तक जिए, ठीक है। वो सरदार पटेल के बारे में उस दौरान क्या कहते थे ये हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात एज सच सामने से, मतलब वो लेटर्स हैं, लेटर्स इंसान, जैसे मैं आपको लेटर लिखूं तो लेटर हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि पब्लिक पढ़े, आप समझ रहे हैं। अगर लेटर के अंदर कुछ लिखा गया है और मैं उसे आज पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मौलाना आजाद उस पर पॉलिटिक्स चाहते भी थे, मतलब आपको ये समझना। या फिर पटेल अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो भी नहीं चाहते थे कि इस पे पॉलिटिक्स हो, भले ही हम आज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये भी समझनी पड़ेगी, पब्लिकली क्या मौलाना आजाद ये स्टैंड लेते थे कभी भी किसी भी जगह? क्या उन्होंने कभी, बल्कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जवाहरलाल नेहरू जरूर ये चाहते थे बीच में कि ये आदमी बीच में कैबिनेट में कुछ टाइम के लिए, उनसे इख्तलाफात थे और भी ऐसी चीजें हुई, आपस में थी, बहुत लोगों को थी, रफी अहमद किदवई और इनके बीच ज्यादा थी पटेल के बीच। लेकिन अगर आप सामने से देखें तो पब्लिकली ऐसा कुछ दोनों ने एक दूसरे को कहा नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि जिन लोगों को बायस्ड आमतौर पर कहा गया है उसके पीछे फिर से वहीं पर बात आती है कि किसी भी पार्टी को क्या फायदा है। क्या किसी पार्टी को आज के टाइम में ये कहने में फायदा है कि सरदार पटेल एक सेक्युलर आदमी थे? क्या किसी को भी फायदा है? नहीं, ये किसी के नैरेटिव में फिट ही नहीं होता है। तो नेहरू बहुत सेक्युलर नजर आने चाहिए, ये कम से कम एक पार्टी में फिट होता है, बल्कि हर एक में फिट होता है। सामने वाला भी यही कहता है कि तो प्रो मुस्लिम है, जबकि उनसे भी ऐसा कुछ साबित नहीं होगा, वहां पे भी आपको उतने ही बायस नजर आते हैं। तो बायस तो हर जगह आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको इस पे मुझे लगता है कि सेपरेट कभी और हम डिस्कशन करेंगे। साकिब भाई, इस बात को यही खत्म करते हैं। बहुत मजा आया, आई रियली एंजॉयड द कन्वर्सेशन, और मुझे भी काफी मजा आया और बहुत बढ़िया आपका पर्सपेक्टिव मिला। और दोस्तों, आज साकिब भाई से जो हमने बात की, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। हिस्ट्री की इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, जरा वहां से लेना बंद कीजिए, जरा अच्छे स्कॉलर्स को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और साकिब भाई और भी जगह पे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे इनके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़िए और सही हिस्ट्री को आगे पहुंचाइए। जैसा इन्होंने बताया, पूरी को अगर हम कंक्लूड करें, हिस्ट्री पॉलिटिक्स साथ साथ चलेगी। इसके लिए रोना नहीं है कि हिस्ट्री हो रही है, हिस्ट्री के लिए ये बात हमें तो बड़ा परेशान कर दिया है, सारी कहानियां रोज झूठी झूठी ला रहे हैं। यू हैव टू फाइट इट आउट विद राइट हिस्ट्री। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसका सच से मुकाबला करेंगे, और सच से मुकाबला करने की इस कोशिश में आज की हमारी वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो और शेयर करिए। हमने लीक से हटके भी बहुत सारी बातें की, वो सारी बातें भी की जिस पे डिस्कशन अभी चल रहा है विद इन कम्युनिटी, विद इन नेशन, उस पर भी हमने बात की, व्यूज जानने की कोशिश की। लेकिन अब ये बहुत सारा जो डिस्कशन है ये ओपन एंडेड है, इस पे दोबारा हम बैठ सकते हैं और हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा साकिब भाई के साथ भी बैठेंगे कि इस देश को आगे बढ़ाने का रास्ता क्या है, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा, वो हिस्ट्री कौन सी है जो इस देश को आगे ले जा सकती है, वो हिस्ट्री का नैरेटिव कौन सा है जो इस देश को इकट्ठा करता है। इन सब पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।